हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। ड्रीम क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। तो फटाफट हमारे साथ सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सभी बच्चों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जुड़ो हमारे साथ फटाफट सभी बच्चे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओ सदा नेरा, 7वां अध्याय हमारा है बच्चों, ठीक है ना। जिनके लेखक कौन है जी? आज हमारा है ओ सदा नेरा, जिनके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, जो कि इनका जन्म होता है बच्चा 16 जुलाई 1917 ईस्वी को इनका जन्म होता है। और इनका जो निधन है बाबू, उनका 14 मई 1978 को इनका निधन हो जाता है। और इनका जो जन्म स्थान है शाहजहांपुर यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। चलिए जुड़ जाइए से बच्चे हमारे साथ फटाफट, सभी लोग अपने अपने हाजिरी लगाएंगे। चलिए जुड़िए फटाफट हमारे साथ, उसके बाद कहानी को एक बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। सभी बच्चे को ढेर सारा गुड इवनिंग है। मधु, हाँ जी गुड इवनिंग। जुड़िए हमारे साथ फटाफट सभी लोग। आज का जो टॉपिक होने वाला है बच्चों बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। चलिए जुड़िए हमारे साथ। देखिए कहा गया है कि बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है। बिहार की के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण का जो क्षेत्र की जो भूमि है वो पुरानी हो चुकी है और नवीन भी है। नवीन यानी कि सुंदर भी है, ठीक है। हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोदी से, हिमालय की तलहटी से में जंगलों की गोदी से उतारकर मानव मानव शैशव सुलभ और अंगों और मुस्कान वाली धरती को ठुमुक ठुमुक कर चलना सिखा रहा है, ठीक है ना। मानो तो एक सुंदर सी जन्नत की तरह मानव ने उसे बना दिया है और ऐसा कर दिया है ताकि वो जो जब झरना चलता है वहां से तो ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहा है। कौन? मानव सिखा रहा है, ठीक है। चलिए, नए खेत हैं, नई पैदावार है और बीच बीच में पलाश, साल एवं अन्य जंगली वृक्षों की भटकी सी पांते, दूर दूर तक समतल की गई भूमि। दूर दूर तक जिसे देखिएगा ना जंगलों में, जब देखिएगा तो ज्यादातर आपको जो भूमि मिलेगा समतल ही मिलेगा, ठीक है। हाँ, समतल जो भूमि है, ट्रैक्टर की अतूर अंगुलियों ने मानो जिसे परिहत वासना कर दिया है, तभी तो लाज से सिकुड़ी सी इन नदियों में जल नाम मात्र को रह गया है। बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है। बालू का जो डगर है उसमें से एक खोया सा बीच से एक मात्र रास्ता है माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो धाराएं हैं, जब बालू के रेत से जो धाराएं चलता है बच्चों, जो कभी वनश्री के ढके वन वक्ष स्थल से निकलती रहती थी, ठीक है ना। कहां से निकलती थी? वक्ष स्थल से निकलती थी, ठीक है ना। अब ये निकलती नहीं है, या तो लाज में गड़ी सरकती रहती है या बरसात के दिनों में उन्मत्त यौवना वीरांगनाओं की भांति प्रचंड नर्तन करती है, ठीक है ना। प्रचंड नर्तन करती है। नर्तन के मतलब जब देखिएगा आपके गांव में जब बाढ़ आता है, ठीक है ना, जब नदी में देखिएगा बाढ़ आता है तब वहां का जो होता है, ठीक है ना, आई मीन देखिएगा सही बच्चे, ठीक है, वहां का जो धाराएं हैं किस प्रकार से बहता है, ठीक है। वहां का जो धाराएं हैं इस प्रकार से बहेगा, ठीक है ना। जो आपका नदी का जो धारा रहता है वो इस प्रकार से प्रचंड हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। ये आपका क्या है? प्रचंड हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे, मसान सिकराना पंडई भुजाएं फैलाकर उसी मानव के पौरुष की ललकारती है जिसने उन्हें निर्वासन किया है। सन 62 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा, उन्हें रामचरितमानस में कई के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ ही आ गई होगी, ठीक है ना। जब सन 1962 में जब एक बाढ़ आया था बच्चों, ठीक है ना, तो उस टाइम मानो तो जब कई ने जब क्रोध रूपी हुए थे, ठीक है ना, जब उनको क्रोध आया था तो उसी प्रकार से वो नदियां जो थी, ठीक है ना, उफान ले ली थी, ठीक है। लेकिन 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से मल्लो मौर्य और शक्यों को उपदेश देने जाया करते थे, तब ये नदियां जो है संयमित थी। क्या थी? संयमित यानी कि स्थिर थी, ठीक है। घना जंगल था, नदियों के किनारे से घना जंगल था और वृक्षों की जड़ों में पानी
रुका रहता था, ठीक है ना। जब देखिएगा जंगलों में जब वृक्ष की कटाई हो रही, ठीक है ना, तो बाढ़ का जो आशंका रहता ना बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है ना। अगर वही जब जंगलों में जब वृक्ष अधिक रहता है, ठीक है, तो वहां का जो पानी है रुकावट हो जाता है, ठीक है ना, पानी रुक रुक कर आता है। जैसे देखिएगा ये आपका पानी का बहाव है, मानो तो यहाँ पे एक वृक्ष है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक आपका वृक्ष है, ठीक है ना, वृक्ष का जल धरती के कुछ 2 से 3 फीट नीचे तक रहता है, ठीक है। तो जो पानी जो बह रहा है ये वृक्ष को टकरा कर बहेगा, ठीक है ना, टकरा कर बहेगा तो इसका जो धारा है, धारा नॉर्मल हो जाएगा बच्चा, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, धारा जो इसका है नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि पानी का जो रफ्तार है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसलिए किसानों को जो क्षति है वो थोड़ा कम पहुंचेगा, ठीक है ना, जाल माल की जो नुकसान है वो बहुत कम होगा, ठीक है। अब देखेंगे घना जंगल था और वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था, बाढ़ आती थी पर इतनी प्रचंड नहीं आती थी, ठीक है ना। जब उस टाइम जो बाढ़ आती थी तो उतना प्रचंड नहीं आता था, ठीक है। पिछले 600-700 साल में महावन जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था कटता चला गया, ऐसे ही जैसे अगणित मूर्तियों का भंजन होता गया, ठीक है। वृक्ष भी प्राकृतिक देवी है, वृक्ष क्या है, एक प्राकृतिक देवी है, एक माता है हमारी, ठीक है। वनश्री की प्रतिमाएं हैं, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है ना। इस कहानी का हमारा 2 पात्र है माय डियर स्टूडेंट्स। पहला पात्र हमारा है वसुंधरा भोगी मानव और दूसरा हमारा पात्र है धर्मार्थ मानव, ठीक है। आप देखेंगे एक ही कहानी का ये 2 मसला है, मानो तो एक 2 पहलू है बच्चों, ठीक है। अब हमारा है एक कहानी सुनी होगी, यहां 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राज था, ठीक है ना। यहां पर जो वंश था वो कौन सा वंश था बच्चों, कर्नाट वंश था 12वीं सदी में, ठीक है। प्रथम राजा नान्यदेव चालुक्य नृपति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति हुआ करते थे। सोमेश्वर नाथ के पुत्र जो हैं विक्रमादित्य के सेनापति हुआ करते थे, जो कि नेपाल और मिथिला के विजय यात्रा पर आए और फिर यहीं बस गए, ठीक है ना। कब आए थे, तो मिथिला की विजय यात्रा पर आए थे और फिर यहीं बस गए। इस तरह सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृति इस प्रदेश की निधि बने। कितने लोग इतिहास के इस कीमियाई प्रक्रिया से परिचित है। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला कब करना पड़ा था माय डियर स्टूडेंट, तो बोलिएगा 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन का मुकाबला करना पड़ा था, ठीक है। और विशाल आक्रमणकारी सेना जब जंगल के किनारे खड़ी थी तो हरि सिंह देव का दुर्ग वन जो उनका था, उनकी जो गहराई में निश्चल छुपा हुआ था बच्चों, ठीक है। क्या छुपा हुआ था, निश्चल छुपा हुआ था। वह घना वन मजबूत और मोटी प्राचीरों से अधिक दुर्भेद जान पड़ा, ठीक है ना। सुल्तान घोड़े से उतरा और तलवार से उसने एक विशाल बिटप के तने पर आघात किया, ठीक है ना। जब सुल्तान वहां से उतरा तो विशाल तने पर घात किया उन्होंने बच्चों, ठीक है। उसके गिरते ही बिजली सी दौड़ गई उसके सैनिकों में। जब वृक्ष कट कर गिरा तो उसके सैनिक जो हैं बिजली से दौड़ और हजारों तलवारें घने वन के वृक्षों पर टूट पड़ी। देखते ही देखते जंगल के बीच राह खुलती रही, ठीक है ना, चली गई। हरि सिंह देव का गढ़ अपना घोंसला खो बैठा और उन्हें नेपाल भाग जाना पड़ा, ठीक है। तब से जंगल जो कटना शुरू हुए तो जंगल कटते ही आ रहे हैं, ठीक है। तब से ही जंगल कटता आ रहा बच्चों, ठीक है। जिस दिन से जंगल कटना शुरू हो गया उसी दिन से कटते आ रहा अभी तक, ठीक है। घने जंगल की जो स्मृति और मानव पैदावार ललक उठती है। यूं चाहे 700 वर्ष पूर्व आक्रमणकारी की तलवार ने जंगी के द्वारा खोले थे, ठीक है। कब खोले थे, तो जंगी के द्वारा खोले थे माय डियर स्टूडेंट्स। अब तो हल और ट्रैक्टर ही धरती के खजाने को अनावृत कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन, हल और ट्रैक्टर धरती के खजाने को अनावृत कर रहे हैं, ठीक है। इस धरती के निवास भी प्राचीन और नवीन के मिश्रण है। जान पड़ता है कि
आने जाने वालों का तांता बंधा रहा है। ठीक है, जंगल से छीनी गई धरती को जोतने के लिए हम्म आदिकाल आने वाले जंगलों का तांता बंधा रहा है। जंगल में छीनी गई धरती जो जोतने के लिए पुष्ट हाथ प्राय बाहर से ही आते रहे। पिछले 5-7 सौ वर्षों में थारू और धांगल जातियां यहां आकर बसी है। कौन कौन जातियां? थारू और धांगर जातियां यहां आकर बसी है बच्चों। ठीक है, थारुओं के उद्भव में के विषय में अनेक मत हैं। वे लोग अपने को आदिवासी नहीं मानते हैं। थारू शब्द को थार राजस्थान से निकाला मानते हैं। ठीक है ना, कहां से निकला है थार? तो राजस्थान से निकला है। ठीक है ना, थारू एक जाति है बच्चों। ठीक है, धांगलों को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया है नील की खेती के सिलसिले में। कब? तो नील के खेती के सिलसिले में लाया गया है। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाए गए और वहां की आदिवासी जातियों ओरांव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं। धांगल शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में है भाड़े का मजदूर। ठीक है, कौन सा भाषा में है? तो ओरांव भाषा में है भाड़े का मजदूर। कौन? धांगल। इनके लोकगीतों में 200 वर्ष पूर्व की उस महाप्रस्थान की कथा बिखरी पड़ी है जब नील के खेतों पर काम करने के लिए अंग्रेज साहब और रामनगर के तत्कालीन राजा इन्हें यहां लाए थे। कौन लाए थे? तत्कालीन राजा इन्हें लाए थे धांगलों को। ठीक है ना, नील की खेती करने के लिए। हाँ, खेतों पर काम करने के लिए अंग्रेज साहब बिताना। हाँ, और रामनगर के तत्कालीन राजा इन्हें यहाँ लाए थे और उसके बाद वर्षों तक इन्हें लगभग गुलामी का जीवन बिताना पड़ा। आपस में धांगल मिश्रित ओरांव भाषा में बात करते हैं और दूसरों से भोजपुरी या मधेसी में। लेकिन दक्षिण बिहार के गया जिले से भूइयां एक जाति है बच्चों। ठीक है ना, जो कि गया जिले से निवास करता है। ठीक है, भूइयां लोग भी इसी भांति नील की खेती के लिए हिमालय की इस तलहटी में लाए गए थे। ठीक है, ये आदिवासी नहीं है, ये भी आदिवासी नहीं है बच्चों। ठीक है, संभवतः मुसहर वर्ग के अंग है। ठीक है ना, संभवतः क्या है? मुसहर, जो गांव में हर एक के बच्चों के गांव में होंगे। ठीक है ना, जो भट्ठे पे रहते हैं। ठीक है ना, जो ईटा पारते हैं। इन कर्मठ मजदूरों से नील कोठियों के साहब दसों की भांति काम लेते थे। ठीक है ना, किंतु संपदा में भागी ये कभी ना बन पाए। आने वालों का तांता बंधा ही रहा है। आक्रमणकारियों से त्रस्त राजकुल के वंशज आजीविका के खोजी आदिवासी और हरिजन मजदूर उर्वरा भूमि से संपदा प्राप्त करने के लिए अभिलाषी पछाही जमींदार तथा वे गोरू साहब जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात से कोनों में अपना निजी वैभवशाली साम्राज्य स्थापित कर रखा था। ठीक है ना, सभी को आश्रय दिया इस भूमि ने। सभी को आश्रय कौन दिया? इस धरती ने दिया आश्रय, इस भूमि ने आश्रय दिया बच्चों। ठीक है, सभी को आश्रय कौन दिया? इस भूमि ने आश्रय दिया माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ, पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को निश्चित योजना के अनुसार बसाने का थारुओं और धांगलों के बीच में यह सस्य श्यामला भूमि उनकी भी धात्री बनी है। बिछुड़ी माता के सुखद स्पर्श की स्मृति धान के खेतों में इन्हें मिली और हिमालय की पदस्थली पर मानो गंगा सागर ने चरणोदक उड़ेरा इतिहास की उंगलियों जैसी वीणा और थिरकी जिसकी हर झंकार एक अलग स्मृति की प्रतिध्वनि है। ठीक है ना, प्रतिध्वनि है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, उसी दिन चंपारण के एक सुदूर गांव में इस वीणा की विविध रागिनी सुनने को मिली। थारुओं की अनुपम गृह कला, धांगलों का नृत्य, पूर्वी बंगाल के पुनर्वसित किसानों के करुण कीर्तन माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, कि अनुपम गृह कला, धांगलों का नृत्य, पूर्वी बंगाल में पुनर्वसित किसानों का करुण और नृत्य कीर्तन। यद्यपि मेरे अनुरोध पर एक देहाती प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, तथापि थारुओं का जो कला होता है
मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है। जिस पात्र में धान रखा जाता है वह सिंक का बनाया जाता है। कई तरह के रंगों और डिजाइनों के साथ सिंक का रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सिंप का झालर लगाई जाती है, ठीक है ना। सिंप यानी कि बट्टा जैसा बनाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। देखिएगा इस प्रकार से एक कोठरी बनाया जाता है धान धरने वाला, ठीक है ना। इस पर अनेक तरह का रंग लगाया जाता है, ठीक है ना। इसे हम लोग सिंक कहते हैं। सिंक की तरह इसे बीना जाता है, अनेक अनेक तरह के यहाँ पे रंग लगाया जाता है, डोरी फूदना लगाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें अन्न एवं बीज धरा जाता है, ठीक है ना। इसमें धान रखा जाता है बच्चों, ठीक है। क्लियर यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक, उनकी आकृति भी कलापूर्ण है। शिकारी और किसान के काम के लिए जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते हैं उनमें भी सौंदर्य और उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण दिख पड़ा है। किंतु सबसे मनोहर था नववधु का एक अनोखा अलंकरण जो मात्र आभूषण ही नहीं है। क्या बच्चों? वो मात्र एक आभूषण ही नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती है। हर पत्नी का एक फर्ज होता है कि अपने पति का अच्छा सा देखभाल करे, ठीक है। ये हर पत्नी का फर्ज होता है बच्चों, ठीक है ना। जब एक पत्नी का जब पति जब खेत में जब काम करने जाते थे यानी कि हल बैल जोतने जाते हैं, ठीक है ना, तो देखिएगा उनके पत्नी माथा पे कलेवा लेके, ठीक है ना, पीछे पीछे जाएगी दोपहर के टाइम में, ठीक है। जब देख लेंगे कि पतिदेव ने हमारा खेत जोत दिया होगा, ठीक है, तो पत्नी क्या करती है, घर से कलेवा लेकर निकलती है, माथे पे एक थाली में रोटी रखेगी, ठीक है, और एक तसले में पानी रखेगी, आराम से निकल पड़ेगी, ठीक है। नववधु जब पहली बार इस कर्तव्य को निभाने जाती है, नववधु यानी कि जब उनकी नई 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 नवेली जो दुल्हन होती है, जब उनकी नई नवेली शादी होती है बच्चों, ठीक है ना, तो थोड़ा लजाती है जाने में, ठीक है ना। आई मीन उनका जो अच्छी तरह से घर गृहस्थी हो उन्हें मालूम नहीं रहता, ठीक है ना। उनका रहन सहन जो होता ना वो उस चीज से परिचित नहीं रहते हैं, जिस कारण से वो शर्माती है, ठीक है ना, शर्मा जाएगी बच्चों, ठीक है। हाँ, तो अपने मस्तक पर एक सुंदर सा पीढ़ा रखती है। पीढ़ा यानी कि पीढ़ा जानती हो ना, पीढ़ा एक जैसे देखिएगा, पीढ़ा इस तरह से रहता बच्चों, ठीक है। पीढ़ा बता के हम बना के बताते हैं आपको, इस तरह से पीढ़ा रहता जी, ठीक है ना। इस तरह से पीढ़ा रहेगा, इस प्रकार से पीढ़ा रहेगा, ठीक है, ऐसा पीढ़ा रहता है, ठीक है। तो इसे सर पे इस प्रकार से रखा जाता है, ठीक है ना, ऐसे सर पे रखा जाता है, ऊपर कलेवा रखेंगे, ठीक है ना, फिर नीचे पानी रखते हैं, उसके बाद जो खाना रहेगा, चावल दाल चोखा रह गया या रोटी रह गया, ठीक है ना, सब्जी रह गया, आराम से यहाँ पे रख लेंगे और आराम से पकड़ के ऐसे ऐसे चलेंगे, ठीक है। पीढ़े के ऊपर सींक की धीरे धीरे, हाँ, सींक की कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा होता है। टोकरी को दोनों हाथों से संभाले जब लाज भरी, ठीक है ना, जब टोकरी, हाँ, इस प्रकार से टोकरी रखा जाता माथा पे, ठीक है। जब देखते होंगे गांव में जब धान रोपाता, ठीक है ना, तो इस प्रकार से माथे पे टोकरी रखिएगा, ठीक है ना। मान लिया जाए ये हमारा टोकरी है, ठीक है ना बच्चों, मानो तो ये हमारा टोकरी है, इस प्रकार से मान लिया जाए हमारे टोकरी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस पे टोकरी रखा हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जाते हैं कहाँ, खेत खलिहान जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसी प्रकार से ना जाते हैं जी, आराम से इसे पकड़े रहेंगे, ना हिलेंगे ना डोलेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसे जहां ऐसे हुए तो डायरेक्ट ससर के कहाँ चल जाएगा, खेत में चल जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। बस जिनके लिए कलेगुआ जा रहा है वो इधर ही खेते में खा लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक? तो नई नवेली जो दुल्हन होती है इस प्रकार से जब खेत खलिहान जाती है तो उन्हें लाज लगता है, ठीक है ना, आई मीन शर्माती है, ठीक है ना। गाना सुने ना जी, शर्मा गई क्या, फोन काटते मम्मी आ गई क्या, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग जिसमें 3 लटें वेनियों की भांति लटकी रहती है। हर लट में धवल सिंपो और एक बीज पे, हाँ, बीज विशेष के सफेद दाने पिरोए होते हैं। पीढ़े के ऊपर सींक की कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा होता है। टोकरी को दोनों हाथों से संभाले जब लाज भरी सुहाग भरी बधू धीरे धीरे खेत की ओर अपने पग बढ़ाती, ठीक है ना। इस प्रकार से जब धीरे 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 इससे पग बढ़ाएगी, ठीक है ना, जब इस तरह से पग बढ़ाएगी
तो शिप की बेनियां रजत कंगनों की भांति झंकृत हो उठती है। जो वो, हाँ, जब उस प्रकार से जब चलेगी नई नवेली दुल्हन, तो देखिएगा उनके जो पैर में जो पायल होता है, ठीक है ना, जो घुंघरू होता है, पैर के पायल का जो घुंघरू होता है वो छन छन करेगा, ठीक है ना, तो लगेगा आपको कि ठीक है ना कोई नई नवेली दुल्हन है जो घर से निकली है, ठीक है। अब देखेंगे आगे। और सारा गांव जान लेता है कि वधू अपने प्रियतम को कलेवा कराने जा रही है, ठीक है ना, सब लोग जान जाते हैं कि जो वधू है अपने प्रियतम यानी कि अपने प्रिय पति के लिए वो भोजन लेकर जा रही है, कलेवा लेकर जा रही है। कहां जा रही है बाबू? तो खेत की ओर जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि उनके पति जो हैं, पति उनके खेत में काम कर रहे होते हैं बच्चों, ठीक है। इस मधुर और स्निग्ध संस्कृत की अपेक्षा धांगलों का सामाजिक जीवन अधिक प्रखर और उल्लासपूर्ण है बच्चों, ठीक है ना, बहुत ही उल्लासपूर्ण है। स्त्री पुरुष दोनों ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करने लगे हैं, ठीक है ना। जब वो कलेवा जब लेकर जाते हैं बच्चों, ठीक है ना, जब वो कलेवा लेकर अपने पति के पास जाते हैं, ठीक है, तो जब वहां जब शाम ढलती है, ठीक है ना, जब शाम ढलती है तो वहां कुछ कुछ बारिशें शुरू हो जाती है, ठीक है ना, तो बारिशें शुरू हो जाती है तो वहां का जो जब पति और पत्नी जो है उनका नृत्य स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, एक मधुर और रोमांचक नृत्य उन्होंने स्टार्ट करता है, ठीक है। और आगे देखिएगा, सामूहिक नृत्य करने लगे हैं। ओराव नृत्य से मिलते जुलते ही नृत्य होते हैं धांगलों के, ठीक है ना, किंतु कुछ निजी विशेषताएं भी होती है, कुछ निजी विशेषताएं भी होती है बच्चों, ठीक है। मर्द अपने दाहिने हाथ में रंगीन रुमाल लिए उसे हिलाते जाते हैं, ठीक है ना, मर्द जो होता है अपने हाथों में रंगीन रुमाल, ठीक है ना, दाहिने हाथों में रंगीन रुमाल यानी कि इस हाथ में एक रुमाल रखा जाता है, ठीक है ना, और इस प्रकार से उड़ाया जाता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग शादी बाराती में जाते हैं ना तो कहते हैं ना पूरा ऐसे ऐसे रुमाल हिलाते हैं, कैसे हिलाते हैं जी? तो ऐसे ऐसे रुमाल हिलाते हैं, ठीक है ना। हम है सो कोई नहीं है, ठीक है, हम बाराती आए हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग कहते हैं। आप देखेंगे यह नेपाल का प्रभाव जान पड़ता है। गीतों में कल्पना और चित्रोपमता अधिक जान पड़ी है। भाषा में भोजपुरी और ओराव का मिश्रण था, भाषा में भोजपुरी और ओराव का मिश्रण था माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। नृत्य के बीच बीच में कुछ लड़के तरह तरह के पशुओं की आकृति बनाकर आते हैं, ठीक है ना, नृत्य में कुछ लड़के जो हैं पशुओं के नृत्य बनाकर आते हैं, आकृति बनाकर आते हैं और गीतों की मधुर व्यंजना के बीच प्रहसन की छवि दिखा जाते हैं। रीछ, शेर, हिरन और निसर्ग प्रेमी नर्तकों के बीच हिल मिलकर कुदक रहे हैं, ठीक है ना। सभी लोग एक देखते हैं ना, गांव में नाटक होता है, ठीक है, गांव में क्या होता है, नाटक होता है, कोई बन जाते हैं शेर बनते हैं, कोई बिल्ली बनते हैं, कोई भालू बनते हैं, कोई गधा बनते हैं, ठीक है, उस तरह से एक नृत्य रखा जाता है बच्चों, ठीक है। आप देखेंगे लगा कि सदियों की नागरिक सभ्यता के अनगिनत पर्दे उठ गए हैं और निर्बध नर नारियों की आदिम किंतु सुषमा भरी झांकी मिली है। और उसके बाद पूर्वी चंपारण के कीर्तन गंभीर एवं विषादपूर्ण वातावरण में अनादि गुंज का स्रोत बह निकला है। भागीरथी के नाविकों की यह जो याद प्रतिध्वनित होने लगी है चंपारण के खलिहानों और जंगलों में, बरसों बाद शायद इन कीर्तनों का ऊर्ध्वा ताने छोटी होती जाए, शायद इसका विषाद जो है स्मृति की रेखाएं मलिन हो जाए और उल्लास की कलियां मुखर हो उठे, ठीक है ना। आने की मानो तो उल्लास का जो कलियां हैं मुखर हो उठे यानी कि मुरझा जाए, ठीक है ना। जब एक खिला हुआ फूल रहेगा, ठीक है ना, जब वहां पे उसको दाना पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो जो फूल रहेगा क्या होगा, जो खिला हुआ था वो सिकुड़ जाएगा बच्चों, ठीक है। आप देखेंगे उल्लास, रात बीत चली और दिवस का संघर्ष अंधेरा के पर्दे के पीछे सजग हो उठा। बच्चों रात हो चली थी और अंधेरे के पर्दे के पीछे सजग हो उठा। धरती देती है किंतु यहाँ का जनजीवन समृद्धि नहीं बन सका है। बेतिया राज की जमींदार में तो अंग्रेज ठेकेदार बन गए और 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। नील से ही उन दिनों रंग बनते थे और इसलिए नील की पाश्चात्य देशों में बहुत मांग थी। लाखों की संपदा उन अंग्रेज ठेकेदारों के हाथ लगी।
किंतु रैयत का कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक है ना, किंतु रैयत का कोई लाभ नहीं हुआ। बेतिया राज के से बहुत कम अदायगी पर हजारों एकड़ जमीन इन गोरों ठेकेदारों ने ली। ठेठ देहात में इनकी भव्य कोठियां खड़ी हो गई। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई गई। हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती के लिए किसान को रखना लाजमी था, ठीक है ना। हर किसान से अगर एक किसान 2 बीघे का खेती कर रहा है, ठीक है ना, तो उसे 6 कट्ठा में नील का खेती करना अति आवश्यक था, ठीक है ना। एक गोरू का वहां पे अत्याचार था, ठीक है ना, किसानों पर अत्याचार करना। अगर जो किसान 1 बीघा खेती कर रहा तो उसको 3 कट्ठा में नील की खेती करना उसको अनिवार्य माना जाता था, ठीक है ना। तुमको करना पड़ेगा, तुम क्यों नहीं करोगे, तुमको करना पड़ेगा, तुमको घसीट घसीट के करवाएंगे हम, ठीक है। 20वीं सदी के प्रारंभ में जब केमिकल रंगों के इजाद होने पर नील की मांग कम हो गई, तब भी यहां जबरदस्ती चलती रही और 3 कट्ठिया से छूट पाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया कि वे मोटी रकमें गोरे ठेकेदारों को दें। चंपारण और कुछ आसपास के इलाकों में इन नीलहे साहबों का निष्कंटक साम्राज्य था। उन दिनों जिस रास्ते पर साहब की सवारी जाती थी उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जा सकते थे। जिस रास्ते से अंग्रेजों का सवारी जाता था उस रास्ता पर किसान जो है अपना बैल, वो भी यानी कि बैल उल नहीं ले जा सकता था, ठीक है ना। उस रास्ते पे अपनी सवारी नहीं करता था हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तानी। यदि किसी रैयत के यहाँ उत्सव या शादी विवाह होते तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता था। जब अगर गरीब के घर में कोई शादी होता था तो उनके घर में एक नजराना पेश करना पड़ता था, ठीक है। साहब बीमार पड़ता तो रैयतों के इलाज के लिए वसूली होती। साहब हाथी खरीदता तो रैयतों को अपनी गाली कमाई में से कुछ ना कुछ देना होता, ठीक है ना। अगर उसको कुछ खरीदना भी रहता तो इन्होंने अपने जो गरीब साथियों से, गरीब जो किसान है उनसे अत्याचार करके उनसे पैसा लेता था, ठीक है ना। अमोलवा कोठी के साहब का नाम था एमन, किया उसका नाम क्या था बच्चों, एमन था। भीषण आतंक था एमन साहब का। किसी भी रैयत की झोपड़ी में आग लगा देना, किसी को जेल में ठूंस देना, यह सब रोज का काम था उसका। तत्कालीन शासन नीलहे गोरों के हाथ पुतला था। उन दिनों में उत्तर बिहार में दौरा करने वाले अफसरों के लिए देहात में डाक बंगले नहीं बनते थे। क्या बनते थे बच्चों, डाक बंगले उस टाइम नहीं बनता था। वे सभी साहबों की कोठियों में ठहरते थे। दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में कुछ देर से पहुंचे, इसलिए गंगा पर पुल बनाने की स्कीम में तत्कालीन शासन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। गंगा पर पुल बनाने में कोई भी दिलचस्प नहीं दिखाए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। और यूं वर्षों तक चंपारण में गोरे नीलहों का राज जो है ब्रिटिश साम्राज्य की छत्र छाया में पनपता रहा बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों बताइएगा, लेक्चर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। लेक्चर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो बताइएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फटाफट आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। चलो जी फटाफट आप लोग बताओ आज का क्लास कैसा लगा। चलो बच्चों तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।